कल कहाँ तक हो गया था? भारत उत्तर प्रदेश की जलवायु। आज का विषय हमारा उत्तर प्रदेश की कृषि और पशु। कृषि के बारे में जानेंगे और पालतू पशु उत्तर प्रदेश के जो भी हैं उसके बारे में हम समझेंगे आज। तो उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हमारी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा सदी हुई है तो हमारी कृषि पर सदी हुई है। कृषि का मतलब एक कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, क्योंकि कृषि प्रधान इसलिए भी है क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो भी मैदानी क्षेत्र पड़ता है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर कृषि बहुतायत में होती है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश को बोला जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, इसमें क्या प्रश्न अपने आप चल रहा है? चलिए, कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है हमारा कृषि। कलर चेंज भाई, हाँ अब ठीक है, एक मिनट हाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का कुल आय 658.15 लाख कर्मगार थे और जिसमें से 190.58 लाख कृषक थे और टोटल 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। प्रदेश के कुल कर्मगारों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 59.3% है। बस 2014 से 2015 के जो आंकड़े के अनुसार अगर जो हम बात करें तो प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कहें तो परसेंटेज के हिसाब से 100% में से 68% खेती की जाती है। बाद बाकी यहाँ पर या तो ऊसर है या चरागाह है, ऐसे कई प्रकार के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसमें जो उपजाऊ जमीन है, जो कृषि योग्य जमीन है वो 68.7% है। उत्तर प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो भारत में संपन्न राज्यों में से एक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में नंबर 1 स्थान रखता है पशुपालन में। दूध में भी रखेगा, फिर जब पशुओं में तो फिर दूध में भी रखेगा। अगर जो मैं देश में बात करूं, भारत देश की देशों में, तो भारत नंबर 1 पर दूध में आता है। अगर जो मैं प्रदेशों में बात करूं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है पशुपालन और कृषि में। अच्छा, पशुपालन में भी है तो फिर दूध में भी अग्रणी होना चाहिए, अग्रणी है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, यहाँ का जो उत्पाद, जो यहाँ का उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये है जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, मान लो ये एक गांव है, मान लो ये एक गांव है, ये मान लो ये एक गांव है, यहाँ समझा देता हूँ, ये एक गांव है। गांव में मान लो कहीं से कोई चीज़ खरीदी जा रही है और खरीद के वहाँ पर फिर बनाई जा रही है और फिर उसको बेचा जा रहा है बाहर। तो जैसे मान लो इस गांव में खर्चा है मान लो 2 रोटी का, ये 2 रोटी बनाते हैं और वो 2 रोटी खाते हैं और बनाते कितनी है 15, तो बाद बाकी जो 13 रोटियाँ हैं वो 13 रोटी क्या कर देंगे, बाहर बेच देंगे। मतलब इन्होंने उत्पाद कितना किया, 13 रोटी का किया, 2 तो अपने खर्चे के लिए, 13 एक्स्ट्रा। जो 13 एक्स्ट्रा बेची हैं तो इससे क्या होगा, बाहर से इनकम होगी, बाहर से इनकी क्या होगी, आमदनी होगी। वही आमदनी क्या होती है, आय, यानी सकल घरेलू उत्पाद के साथ जो आय होती है वो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश कितना उत्पाद करता है, किस किस क्षेत्र में करता है। तो उत्तर प्रदेश की और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का योगदान 26.1% है। नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए 26.1% सिर्फ कृषि से पैदा करता है, मतलब कृषि उगाता है उत्तर प्रदेश और बाहर एक्सपोर्ट करता है, जिससे हमें 26.1% यहाँ पर उत्पादन देखने को मिलता है, जीडीपी का 26%। यहाँ पर जिसमें इंक्लूड कर दे तो वन के मत्स्य को भी इसमें शामिल किया गया है, वन को और मत्स्य पालन को, मत्स्य जैसे मछली पालन, ठीक है, मछली पालन और कृषि को 100% जैसे आमदनी हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं बाहर की, मतलब उत्पाद जो हमने बनाए उनको बेचकर, देखो उत्पाद में हम सीमेंट भी बना रहे हैं सोनभद्र से, बिजली भी बना रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं हम, कई चीज़ें बना रहे हैं, उसमें से 26% जो इसका हिस्सा है वो खेती का है। मतलब खेती से जिसमें हमने क्या वन की और किसको संभाला है, मत्स्य को, उसको संभाल कर हम 26% अपनी जो जीडीपी है वो हम वन की और कृषि से संबंधित रखते हैं। अब देश के कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहता है, तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए, 18.1% रहता है। संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो योगदान है तो 18% ये अकेला उत्तर प्रदेश का रहता है, 28 राज्यों प्लस 8 के यूटी के साथ में जो सबसे ज़्यादा है 18%। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का हिस्सेदारी 18% रहती है खाद्यान्न उत्पादों में। खाद्यान्न में जैसे गेहूं, बाजरा, जो जैसे जो फसलें हैं उनमें,
उत्तर प्रदेश में अगर जो बात की जाए, जबकि कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे मान लो कोई किसान है, उसमें 50 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन के साथ साथ वो 20 मवेशी भी रखता है, और 20 मवेशी की मतलब है वो दूध भी बेचता है। तो वो मवेशी जो खाती है वो कहाँ से खाती है? खेती से खाती है। भूसा खिलाएंगे या कुछ भी नाज दाना जो भी खिलाएंगे वो कहीं ना कहीं किससे खिलाएंगे? खेती से। इसीलिए इसे जो मवेशी को यानी पशुपालन को कंसीडर किस में किया जाता है? खेती में। अब कहा जाए तो गेहूँ, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो पूछ लिया जाए और जो क्वेश्चन देंगे कि इनमें में से बताएं गेहूं में उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। मैंने कहा ना जैसे कि मवेशी ज़्यादा है तो फिर दूध है, आलू यहाँ पर ज़्यादा होता है। आलू सबसे ज़्यादा क्षेत्र की बात करें तो ये वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र। यहाँ से इटावा से लेकर मैनपुरी से लेकर हाथरस तक पीछे, इधर एटा, फिरोजाबाद, आगरा, ये वाला जो क्षेत्र है, सादाबाद, हाथरस, जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू होता है। ये आलू उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए आलू में भी हम अग्रणी हैं। गन्ना तो मैंने जैसे बताया कि गन्ना तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। मैंने कहा जैसे उत्तर प्रदेश का 90% कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में, और हमारे संपूर्ण भारत का 60% गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे कहूँ ना देश के हिसाब से 100% में से 60% तो हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना है। ठीक है, अगर जो मैं कहूँ उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 90% अकेला तराई क्षेत्र में होता है, जो भावर से नीचे जो तराई वाला क्षेत्र था उसमें होता है। आगे मैं बात करूं तो कृषि कार्य को प्रभावित करने के वाले कारकों को हम कहें तो मृदा के रूप में, और उसके बाद में वर्षा, प्रदेश का तापमान कृषि में योगदान रखता है, जल का भराव कैसा है, जल कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, मानव संसाधन मतलब श्रमिक कहाँ कितने मिलते हैं, उस हिसाब से कृषि का मापन किया जा सकता है। हमने आज उत्तर प्रदेश के कृषि के लिए जो भूमि को 9 वर्गों में बांटा है, 9 क्षेत्रों में इसे विभाजित किया है। जैसे मैंने भावर वाला क्षेत्र इधर अलग रख दिया, जो पट्टी है उत्तर प्रदेश की उत्तरी वाली। उसके बाद में जो मध्य पश्चिमी मैदान है ये मैंने अलग रख दिया। उसके बाद में जो पश्चिमी मैदान है वो मैंने अलग कर दिया। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी मैदान और समशुष्क मतलब सूखा वाला जो क्षेत्र है मरुस्थली वो अलग कर दिया। बुंदेलखंड वाला जो लाल मिट्टी वाला वो अलग कर दिया क्षेत्र। उसके बाद विंध्य क्षेत्र, यहाँ में विंध्याचल पर्वत का जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं वो वाला क्षेत्र हमने अलग कर दिया। उसके बाद मध्य मैदान जो समतल गंगा यमुना का दोआब है वो मैंने अलग कर दिया। उत्तरी पूर्वी मैदान में मैंने अलग कर दिया, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ऐसे पूर्वी मैदान मैंने अलग कर दिया जो बिहार बॉर्डर लगाता है। ऐसे करके मैंने कितने भागों में बांटा कृषि की जलवायु को? 9 भागों में बांट दिया। मतलब भावर, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी, विंध्य, बुंदेलखंड, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी, और मध्य पश्चिमी और पश्चिमी मैदान 9 में बांट दिया। यहाँ पर अलग क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर पानी की भरमात्रा है अच्छी सी, यहाँ पर सूखा है, यहाँ पर सूखा पानी दोनों है, यहाँ पर थोड़ा शुष्क सा है, यहाँ पश्चिमी मैदान है यहाँ पर ही पानी की कमी है। बुंदेलखंड इलाका ये पठारी एरिया है, यहाँ पर उतनी अच्छी फसलें वो नहीं हो पाती जो यहाँ हो जाती हैं। उसके बाद ये वाला एक खनन का जो क्षेत्र है, इस हिसाब से मैंने कृषि को 9 भागों में बांट दिया है। भावर तराई वाला जो क्षेत्र है वो इसे हम हिमालयी क्षेत्र कह सकते हैं या हिमालयी तलहटी वाला क्षेत्र बोल सकते हैं। जिसमें ज़िले की बात करें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे ज़िले हैं। पश्चिमी मैदान की बात करूँ तो मेरठ मंडल वाला जो आसपास के क्षेत्र है, पश्चिमी बात करूँ तो मेरठ के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये वाला। जब मैं वहीं पर मध्य पश्चिमी मैदान की बात करूँ तो बरेली से मुरादाबाद वाला जो मंडल है, बरेली और मुरादाबाद वाला ये वाला वो वाला मंडल है। जब मैं दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान की बात करूँ जो सूखे वाले, तो मैंने कल भी बताए थे आगरा और मथुरा जैसे ज़िले, आगरा मंडल में जो ज़िले आते हैं वो। मध्य मैदान में कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ मंडल। देखो मंडल क्या है, 2-3 जिलों का एक समूह होता है, ठीक है। तो मंडल का कहने का मतलब है 6-7 जिले का एक क्षेत्र है। बुंदेलखंड प्रदेश की बात करूँ तो झांसी चित्रकूट मंडल के जो क्षेत्र हैं 4-5 जो भी जिले आ रहे हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल, शायद गोंडा तक का क्षेत्र। उसका पूर्वी मैदान में मैंने वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ और मंडल तथा प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र रखे हैं। विंध्य प्रदेश यानी विंध्याचल पर सीढ़ी लगती है वो मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिण प्रयागराज के क्षेत्र में ये लगता है। तो इनको हम तैयार रखेंगे। तो हमने यहाँ पर सीखा इस स्लाइड के माध्यम से कि अगर जो कृषि के लिए चाहिए तो एक तो अच्छी मृदा,
वर्षा अच्छी होनी चाहिए, तापमान ठीक रहना चाहिए, कृषि उपयुक्त जल एवं मानव संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए सिंचाई के लिए। और मानव संसाधन का मतलब ये है कि वहाँ पर श्रमिक चाहिए, खेती के लिए श्रमिक चाहिए होते हुए। उसके बाद मैंने इनके आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा है। वो 9 भाग इस प्रकार थे जैसे कि हमने अभी देखा। जब मैं आगे की बात करूँ यहाँ पर, तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, तीनों फसलें हमारे उत्तर प्रदेश में की जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। जायद फसल वो फसल होती है जैसे जब मार्च के महीना, अप्रैल महीने के बाद जो बोई जाती हैं, खरबूज, ककड़ी, तरबूज, और जो सूखे में मतलब मई में बो के जून तक काट दी जाती हैं। 2-2.5 महीने की जो फसल होती है वो जायद की फसल होती है। रबी की फसल वो होती है जो दीपावली, जैसे याद करने के लिए तरीका एक ही अच्छा है, जैसे कहूँगा दीपावली, तो दीपावली पर जो बोई जाए और होली पर जो काट दी जाए, जैसे गेहूँ। अब सब किसान हैं आप लोग, तो उसमें आप ये देखें तो जनवरी में जो बोई जा रही, वो जो नवंबर में बोई जा रही हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में जो बोई जा रही हैं, यानी दीपावली के आसपास, वो होली के आसपास काट दी जाएगी, मतलब मार्च अप्रैल में काट दी जाएगी। तो वो कौन सी फसलें हो गई? रबी की। रबी की फसलें, यानी कि रबी को त्यौहार पसंद है दीपावली का, होली का, ऐसे याद करोगे। तो जब रबी याद हो जाएगा तो फिर बचा कौन? खरीफ। जायद तो हमने पढ़ ही लिया। जायद तो वो है कि जिसमें ककड़ी, खरबूजे की आवाज़ें लगें, ले लो खरबूजा, ले लो ककड़ी, तो वो तो जायद आ गया, मतलब गर्मियों वाला जो सीजन है वो तो जायद है। रबी को 2 त्यौहार पसंद है, दीपावली और होली। दीपावली पर रबी क्या क्या करता है? मटर की खेती करता है, आलू बोता है, गेहूं की खेती करता है, तभी एक साथ करता है। बरसीम, जो जिसे वो बोलते हैं, कौन सी हरियाली बोलते हैं, बरसीम, जो वो बोता है जिसे हम बेजर बोलते हैं। ऐसे जो जितनी फसलें तुम्हें दिखती हैं दीपावली की बोई जाती हैं, वो सबको याद रखें। चना, मटर, ठीक है, जो ये सब फसलें कैसी हैं? रबी की। अब फसलें बची किसकी? खरीफ की। खरीफ की फसल सीधी सी बात है जो जून जुलाई से लेके दीपावली तक काटी जाती है, जो कि रबी को पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं है रबी को? धान पसंद नहीं है उसे, बाजरा पसंद नहीं है, मक्का पसंद नहीं है। अब मक्का देखो 2 बार हो गई है, एक तो ज़्यादा वाली सीजन में भी हो जाती है वो, ठीक है। तो बाजरा और धान जैसी, जूट, ऐसी जो फसलें हैं, देखो जूट वार्षिक फसल है, गन्ना वार्षिक फसल है, तो इनको फसलों में नहीं रखा जाएगा। ये फसलें कौन सी होती हैं? जूट और गन्ना वगैरह, तो ये एक बेचने वाली यानी कि वाणिज्य फसलें होती हैं। वो वाणिज्य फसलें, इनको आप विक्रय कर सकते हैं और नकदी फसल में इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ की बात करूं तो खरीफ तो मई से जुलाई तक। मैंने क्या लिख दिया? ये गलत लिख दिया मैंने भाई, मई से जुलाई नहीं, खरीफ मई से जुलाई तक बोई जाने वाली है तुम्हारी जायद की फसल है, मई से जुलाई तक। जुलाई से जो बोई जाए, अक्टूबर में काट दी जाए, वो है तुम्हारी खरीफ की फसलें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जायद। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? मई से जुलाई तक बोई जाती हैं। और तथा फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर। ये तो फिर यहाँ क्या कर दिया मैंने, चलो समझ लो, यहाँ थोड़ा करेक्शन है। अभी यहाँ पर ध्यान न दें, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दें। जो जून और जुलाई में बोई जाएं और सितंबर से अक्टूबर में काट दी जाएं, उनको हम क्या कहेंगे? खरीफ की फसलें कहेंगे। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तूर यानी अरहर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन आदि। आदि का मतलब है और भी फसलें हैं जो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रही। वो सभी की सब फसलें किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। सभी खाद्यान्न फसलें ग्रेमिनी के कुल की होती है, ग्रेमिनी परिवार की होती हैं। तो परिवार होते हैं ना, चीते का परिवार कौन सा परिवार है? अरे बिल्ली का परिवार, चीते का परिवार, शेर का परिवार, ये तो एक ही परिवार, टाइग्रेस परिवार। अच्छा, फसलों के उत्पादन में अगले राज्य की बात करें तो कुल खाद्यान्न की बात करें, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वाली चीज़ें जो पैदा करता है वो उत्तर प्रदेश है। आपके सामने है, सबसे ज़्यादा गेहूँ हम ही करते हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, वहाँ बारिश अच्छी होती है इसीलिए। मक्का आंध्र प्रदेश, दलहन जितनी भी दालें हैं वो मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो बुंदेलखंड एरिया हमारा। सूरजमुखी
कर्नाटक, गन्ना, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, जूट पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। तो जूट के लिए हम पश्चिम बंगाल पहले से तैयार रखेंगे। देखो जायद की फसलें आप समझे, तो खरीफ की हमने फसल पढ़ ली कि खरीफ की फसलें हमारी जून जुलाई बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में मतलब सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती हैं, जैसे धान, बाजरा, मक्का, ठीक है, राई, ये वगैरह जो है हमारी किसकी फसलें थी? जायद की, वो खरीफ की। अब बात करूँ मैं रबी की, तो रबी सीधा सा फंडा है जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाए, दीपावली पर और होली पर काट दी जाए मार्च अप्रैल में। तो वो सबकी सब कौन सी हैं? रबी की, क्योंकि रबी को दो ही त्यौहार पसंद थे। रबी बोता है गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, बाद बाकी आलू वगैरह सब ले सकते हो उसमें। तो आलू, अरहर, सॉरी अरहर डबल में आ गया, मटर, सरसों, जौ, मसूर, आलू और गेहूँ, चना, ये सब की सब फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें हैं। यानी रबी की फसलें कंसिडर की जाने सर्दियों वाली फसलें, सर्दियों में ही तैयार हो गए और सर्दी खत्म ये कट गई, सर्दी शुरू ये बोना शुरू हो जाएंगी। यानी कि फसलें कहाँ पर हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य आ रही, मार्च से अप्रैल, अप्रैल के जून के बीच कट जाती है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। औसत का मतलब टेम्परेचर कम चाहिए, इन फसलों को टेम्परेचर कम चाहिए, औसत टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इनको। जब मैं वही बात करूँ, मैं याद रखने वाली बात से पहले आप याद रखें कि रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। जैसे कहते हैं ना, खेत खाली हो गए उसके बाद में बो दो, तो खरबूजे, तरबूज वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो सबके सब ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, लोबिया, पत्तीदार सब्जियाँ, लौकी, तोरई, ये जो बोई जाती हैं, तो ये सब कौन सी होती हैं? जायद की। ठीक है, याद रखने की बात यह है कि कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां रहीं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, जिसके जनक थे स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति थे दुग्ध उत्पादन से संबंधित, इसके क्रांतिकारी थे मतलब जिन्होंने चलाई वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति थी तिरंगा उत्पादन से संबंधित, इसके क्रांतिकारी थे सैम पित्रोदा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अब ये क्रांतियों की जरूरत क्या पड़ी? तो क्रांतियों वाला जो कृषि क्रांति है ना, इसका एक टॉपिक अलग से है, जल्दी मिल जाएगा आपको भी। इसका टॉपिक अलग से है क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रांतियाँ पढ़ानी है। अभी मैंने सिर्फ फसलों के लिए बताया है जो कृषि से संबंधित हैं, उनको बताया है। कुछ रजत क्रांति, गोल क्रांति, धूसर क्रांति, बहुत सी क्रांतियाँ हैं। काली क्रांति, काली क्रांति जैसे पेट्रोलियम से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अब जैसे मैं कहूँ रजत क्रांति तो अंडा से संबंधित है, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है बताओ? सरसों और तिलहन से, जो मतलब तेल निकलता है उन फसलों में। पीली क्रांति क्योंकि जो इसमें तेल निकलता है उसमें फूल कैसा आता है फसल पे? पीला, क्रांति पीली क्रांति। अच्छा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से, क्योंकि आ जाए ब्लू पानी, पानी पानी कैसा होता है? नीला, इसलिए नीला यानी ब्लू क्रांति। क्या किसे कहेंगे हम? मत्स्य। और जो क्रांतियों की जरूरत क्या पड़ी? क्रांतियों की जरूरत का मुख्य कारण यह था जब हमारी फसलें क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। उन फसलों में हमें उत्पाद लाना होता है, ऐसा एक माहौल सेट करना होता है कि जैसे कि उसमें एक बहार आ जाए उस फसल की, उस चीज़ की फसल आ जाए। जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे तो हमने क्रांति लड़ी ना, किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो आज़ादी लाना हमारा क्या था? एक मिशन था। तो हमने क्या की? क्रांति की, मतलब संघर्ष किया। अब ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि गेहूं की जो फसलें होती थी 1960 या 55 के दशक में, 60 और 1950 के आसपास, तो गेहूं की फसलें होती थी 50 किलो का बीघा। बीघे कितना होता था? 50 किलो। लेकिन नॉर्मन बोरलॉन्ग, जो एक विश्व के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया चावल पर और गेहूं पर। उसको देखा है स्वामीनाथन, वो भी प्रोफेसर थे। उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट कर दिया 69-69 के आसपास। तो उन्होंने जब देखा तो देखा कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है लेकिन खेती में वृद्धि नहीं हो रही है। पर्याप्त संसाधन नहीं थे सिंचाई विचाई के, उसके साथ साथ में सिंचाई के साथ साथ में क्या बीज अच्छे नहीं थे। सबसे अच्छा होता है कृषि के लिए बीज होना, उसके बाद मानव संसाधन, उसके बाद संसाधन, ठीक है, कृषि संसाधन होने चाहिए। फिर उन्होंने विषय में क्या हुआ, ऐसे ऐसे बीज बनाए जो कि जैसे एक बीज में पहले क्या 10 से 12 दाने आते थे। उन्होंने ऐसा बीज डेवलप किया कि एक बीज में पहले तो 10 पेड़ आते थे, पहले एक आता था, अब 10 पेड़ उगने लगे। 10 पेड़ के साथ साथ एक बाल में 15 से 20 दाने, और 10 से 20 पेड़ों पर कितने दाने हो गए?
200, 250, 300 दाने हो गए। मतलब क्या है, एक से वहाँ पर 10 दाने होते थे, वहाँ पर एक बीज से 250 दाने होने लग गए। तो वहीं पर क्या हुआ, जहाँ गेहूँ 50 किलो होते थे, 50 किलो की बजाय अब 5-5 कुंटल होने लगे, 4-4, 3-3 कुंटल होने लगे। मतलब क्या है, 4 गुनी 5 गुनी कृषि में क्या हुआ, मुनाफा होने लगा। अब क्या है कि पहले कह रहे जनसंख्या बढ़ गई तो भगवान ने फिर क्या दे दिया, स्वामीनाथन दे दिए उन्होंने अनाज बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये थी क्रांतियाँ। मतलब हमें जब जब जरूरत पड़ती है तो हमें क्रांति करनी पड़ती है। अभी क्या है, तुम्हारी क्रांति कैसी है, पढ़ने वाली क्रांति है। पढ़ने के लिए आप क्रांति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ना, बदलाव लाने के लिए कि अब नकल ना हो, पेपर लीक ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिए। ठीक है, तो कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हुई, वो आपके सामने थी। वहाँ पे जब आगे की बात करूँ मैं, गेहूँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ। गेहूँ होता कहाँ कहाँ है और कौन सी नदी के आसपास होता है? तो वैसे तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो ट्रिटिकम एस्टिबम है, याद रखना। समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। समशीतोष्ण का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, नहीं कम नहीं ज़्यादा। मतलब क्या है, गेहूँ के लिए टेम्परेचर होना चाहिए करीब 13 से लेकर 25 तक, गेहूँ की फसल अच्छे से होगी, इसलिए इसे सर्दियों में किया जाता है। ठीक है, गेहूं की उत्पादकता गंगा, घाघरा और दोआब, गंगा और ये घाघरा और गोरखपुर वाला ये दोआब, इनके बीच में जो गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। इस साथ बात करोगे तो यहाँ पर कौन सा है, पठारी क्षेत्र है। हम गेहूं की फसल कौन सी है, मैदानी क्षेत्र की, तो कहोगे गंगा और घाघरा के दोआब के बीच में गेहूँ की फसल सबसे अच्छी हो जाती है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश या पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में को छोड़कर बाद बाकी जहाँ भी जो भी जगह मिले आपको उत्तर प्रदेश में गेहूं कर दो। सिर्फ कौन से वाले क्षेत्र को छोड़कर, ये पठारी क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, पठारी क्षेत्र को छोड़कर बाद बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप गेहूं कर सकते हैं। वहीं जब मैं बात करूं प्रमुख जिले गेहूं के लिए, तो मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर आदि जैसे प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का 24% भाग अपने साथ रखते हैं। और जो जिलों की बात करूँ, सबसे जिलों में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल कहाँ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल, तो सबसे ज़्यादा फसल इन जिलों में होती है। सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, इन शहरों में सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं। लेकिन यहीं मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, हाथरस जो ज़िले आएंगे आगरा तक, तो ये सब ज़िले किससे आ जाएंगे, आलू से संबंधित है। आलू यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, आलू और गेहूँ। गेहूँ होता है लेकिन आलू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी, इसीलिए गेहूँ आलू ज़्यादा हो जाता है। गेहूँ की खेती की जाती है इन जिलों में। 24% भाग उत्तर प्रदेश का, कितने जिले घेरे हुए हैं, ये वाले जिले, तो 24% भाग यहाँ पर है। संपूर्ण खेती का 24% भूमि पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ। दूसरी फसल की तुलना में सर्वाधिक गोरखपुर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है, मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि उत्तरी पूर्व में गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। यहाँ देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 32.59 मिलियन टन यानी 35%। किसका पूछ रहा है, गेहूं उत्पादन पहले स्थान पर है, जहां देश का कुल गेहूं, जैसे मान लो 100% गेहूं होता है संपूर्ण भारत में, उसमें से 35% हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है, इसीलिए हम नंबर 1 पे हैं। लेकिन एकड़ के और बीघा के हिसाब से बात की जाए तो पंजाब में बीघा के हिसाब से सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। जैसे कहते हैं ना, 1 बीघा में मान लो हमारे यहाँ हो रहा है 4 कुंटल, तो पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पर 5.5 कुंटल होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर ज़्यादा पे होता है, इसीलिए गेहूँ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बीघा के हिसाब से देखोगे तो पंजाब आता है निकल के। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ संपूर्ण भारत में और जो गेहूँ उत्पादन करने वाले राज्यों की, तो नंबर 1 पे हम रखेंगे अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश का गेहूँ बड़ा मोटा अच्छा होता है, फिर पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान। तो इनमें सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं। उसके बाद जो राज्य और हैं उनमें मक्का, कहीं तम्बाकू, कहीं हल्दी, कहीं कुछ और फसलें, मसाले वाली फसलें की जाती हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा गेहूँ देखने को आपको मिल जाएंगे। जब वहाँ पर मैं जब धान की बात करूँ, धान वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो इसका पहले तो वैज्ञानिक नाम देखो, वैज्ञानिक नाम है ओराइजा। राइज माने क्या होता है, चावल, तो राइज माने चावल, तो चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा। ओराइजा सटाइवा, याद हो रहा है ना भोजपुरी टाइप, तो ओराइजा सटाइवा
उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला मतलब यहाँ से जो बादल आते हैं ना, ये मैंने तुम्हें साथ बताया होगा, इधर से जो बादल आते थे इधर को, पूर्वी मानसून वाले बंगाली खाड़ी से, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर धान होना स्वाभाविक सी बात है। अब धान का यहाँ तो नहीं होंगे आगरा मथुरा में जाके, यहाँ बादल ही नहीं है, बरसात नहीं इतनी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन जिलों तक धानों की अच्छी व्यवस्था रहती है। देखें तुमने, इस एरिया से इस साइड वाले चावल कम खाते हैं, इस एरिया से इस साइड वाले चावल ज़्यादा मांगते हैं। फिर बिहार में चले जाओ, ज़्यादा चावल मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में तो चावल और मछली ही खाएंगे, क्योंकि वहाँ धान होता है, वैसी आदत है। तुम हरियाणा में जाओ, लस्सी दूध पियेंगे और रोटी दोनों छाक गेहूँ की, क्योंकि उधर चावल कम होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन कम, इधर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं ये, और प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 18% भाग, 24% किसका था? गेहूं। वहीं पर 18% किसका है? चावल। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश चावल की बात करें तो उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर निकला भाई, और दूसरे स्थान पर कौन आया है? उत्तर प्रदेश। जबकि गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था और चावल में दूसरे नंबर पे है, और नंबर 1 पे चावल में कौन था? पश्चिम बंगाल। यहाँ देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग कितना टन होता है? 15.52 मिलियन टन, यानी कि 13.11%। देश में 100% में 13.11% हमारा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है भाई, चावल पैदा करने में। ठीक है, गेहूं का कितना था? 35% संपूर्ण भारत में गेहूं, और संपूर्ण भारत में चावल उत्तर प्रदेश के हिस्से में 13.11 पॉइंट के बाद कभी संख्या नहीं बोलते, 1 बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे, जो भी है वो बोलेंगे। यह उष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब उसके बाद चावल की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से लेके 8.5 तक चलेगा, कम करेगा। ठीक है, वही बात में बात करूं विज्ञान उसकी बाजरे की, तो बाजरे का साइंटिफिक नाम है पेनिसिटम टाइफोइडस। पेनिसिटम, बोलो पेनिसिटम और टाइफोइडस। कुछ याद है? कुछ याद हो रहा है? मिलेट्स यानी मोटे अनाज, टाइफोइडस, पेनिसिटम, पैरासिटम, कैसे याद करोगे इसे? याद करने का तरीका देखो भाई, कोई तुम्हें से बन जाती है ना ट्रिक ऐसे ही। उत्पादन क्षेत्र है मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी। यहाँ पर जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर बाजरा अच्छी मात्रा में होता है। अपना फिरोजाबाद भी ले लो भाई, फिरोजाबाद एटा भी ले लो, फिरोजाबाद भी ले लो, अपना हाथरस, यहाँ पर आलू वाली जो फसलें हैं वहाँ पर देख लो, क्योंकि ये काटने के बाद में यहाँ पर आलू कर दिया जाता है, समझ रहे हो? बाजरा काटने के बाद में रबी की फसल है ना, आलू रबी की फसल है। ये किसकी है? खरीफ की है। खरीफ के बाद क्या आता है? रबी, तो रबी आलू है। तो बाजार के बाद हमने अपना फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, जो भी जो जिले हैं इनमें क्या करते हैं, बाजार करने के बाद में फिर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? आलू कर देते हैं। यह प्रदेश में बोए जाने वाला मोटा अनाज है बाजरा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर बाजरा ज़्यादा होता है, यहाँ पर इन जिलों में सबसे ज़्यादा बाजरा रहता है। वहीं मैं बात करूँ आगे अरहर की, अरहर की दाल, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? कैलेनस कजान। अरहर, तूर, कलेनस, कजान। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र है इसके प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा। मतलब मैंने कहा पहले ही, दालें कहाँ होगी? पठारी क्षेत्र पे। दक्षिण में कौन है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जो भी जिले लगेंगे वो सब कैसे होंगे? झांसी तक, ललितपुर, ये सब कैसे होंगे? दार करने वाले, दालें सबसे ज़्यादा पैदा करेंगे। ये दिख रहा है ना ग्रीन, ये सब जो जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, यहाँ पर जो भी है, ये ललितपुर, झांसी, ये सब के सब कैसे हैं? दालें पैदा करने वाले, यानी दलहन फसल पैदा करने वाले। यहाँ की इसकी बुवाई जून जुलाई में बो दी जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। इससे हम वार्षिक फसल में कंसीडर करेंगे, कोई रबी या खरीफ या जायद में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी वार्षिक फसल हो जाती है, लगभग 8 महीने की फसल होती है। तो इसे हम किसी भी फसलों में नहीं गिनेंगे, नहीं रबी में, नहीं जायद में, नहीं खरीफ में। ठीक है, अरहर का वैज्ञानिक नाम मालूम पड़ गया ना, कैलेनस कजान। आगे जब मैं बात करूं चने की, तो इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है, जिसे वो है साइसर एरिटनम।
साइसर एरिटनम। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो बाराबंकी जिला, आगरा, कानपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर। ये भी दाल में है ना, ये दौल बन जाता है इसका भी। चने की भी दाल होती है ना, पानी की जरूरत इससे कम पड़ती है, इसीलिए चना कहाँ पर होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में। जिन जिलों में पानी की कमी है तो वहाँ पर फसल कौन सी की जाती है? दलहन वाली। तो चना कहाँ किया जाएगा? बुंदेलखंड एरिया में। बुंदेलखंड में कौन कौन पड़ता है? बाराबंकी, आगरा, कानपुर, झांसी। ये कानपुर का थोड़ा सा हिस्सा है, कानपुर, झांसी और जालौन, ललितपुर तक। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अरहर थी, वहीं पर चना भी होगा, वहाँ पर और भी दालें हो गई। ठीक है, चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। दलहन फसलें की बात करें तो मूंग आती है, अरहर आती है, मसूर आती है, उड़द आते हैं, मटर आती है, चना आता है। ये सभी दलहनी जो फसलें हैं वो कौन से प्रकार की हैं? लेगुमिनेसी। और खाद्यान्न फसलें जितनी भी वो सब कौन से प्रकार की हैं? ग्रेमिनी परिवार की। मैंने शुरुआत में बताया जैसे खाद्यान्न जो फसलें आती हैं वो कौन से परिवार से आती हैं? ग्रेमिनी परिवार से। और जो फसलें दलहन वाली होती हैं वो सब की सब किस में आती हैं? लेग्यूमिनेसी परिवार की होती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो ग्रेमिनी और लेग्यूमिनेसी दोनों याद रखें। कृषि से क्वेश्चन ऐसे अटपटे से पूछता है, जैसे पूछ लेगा बताओ ये बताओ चना कौन से परिवार से है, तो आप कौन से बताओगे? लेग्यूमिनेसी। मतलब जितनी भी दालें पूछी हैं लेग्यूमिनेसी। और खाद्यान्न फसलें जैसे बाजरा, चावल, धान और ये क्या कहते हैं गेहूँ, और ये जो फसलें पूछी हैं वो सब सीधी कहाँ पर? ग्रेमिनी। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, जब मैं बात करूँ यहाँ पे सरसों की, जब मैं सरसों की बात करूँ तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका और कंप्रेस्ट्रम। ब्रेसिका, कंप्रेस्ट्रम। उत्पादक क्षेत्र की बात करूँ तो प्रदेश के सभी भागों में लगभग सरसों हो जाती है। जहाँ तराई क्षेत्र है वहाँ भी, सूखा क्षेत्र है वहाँ भी, सरसों हर जगह को सूट करती है। तो लगभग उत्तर प्रदेश में सब जगह पर थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं पर होगी जहाँ दलहन है वहाँ पर तिलहन है, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती इसे, इसीलिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये मध्य पश्चिमी भाग में भी विशेष रूप से देखी जाती है। ठीक है, जैसे गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा। मतलब जहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमता है वहाँ पर आपको सरसों देखने को मिल जाएगी उन जिलों में। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से होगा, पहले थ्योरी पे ध्यान दें, क्वेश्चन भी अभी आ जाएंगे इसके बाद में। ठीक है, चलो आगे की बात करूं मैं मूंगफली की, तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया। और इसके उत्पादन जो मैं क्षेत्र की बात करूं तो सीतापुर। मैंने जैसे बताया ना मूंगफली, चना, ये सब कम पानी की व्यवस्था है। जिला हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, इन जिलों में, मुरादाबाद, इन जिलों में चना की भारी मात्रा में खेती की जाती है। और अगर मैं इनकी बुवाई की बात करूँ तो जून जुलाई में तो ये बोए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में ये इसकी खुदाई हो जाती है मूंगफली। और तिलहन फसलें में बात करें तो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी दोनों आ जाती हैं। देखो जो अब मूंगफली चल रही है वो हाइब्रिड चल रही है, अब वो बैसाख में कर दी जाती है मूंगफली। अब मूंगफली, मक्का ये डबल सीजन की हो गई हैं। अब ऐसे मक्का को हम किस में रखते थे? जायद की उसमें, खरीफ की फसल में। बाजरा को किस में रखते थे? खरीफ की फसल में। अब बाजरा किस में आ गया है? जायद की फसल में। मतलब क्या है, वो मई में बो दो, जून जुलाई में काट लो, जबकि समय उसका जून जुलाई का बोने का था। ऐसे ही मूंगफली का बोने का सही समय जून जुलाई है, लेकिन अब वो कब दोगे तुम? मई में। इनके वेरिएंट आ गए हैं, अब खोजी हो गई हैं। अब 2 फसलें हो गई हैं हर चीज़ की, बस गेहूं की नहीं हुई है, बाद बाकी सबकी 2-2 फसलें हो गई। धान की भी देखो, धान भी अब क्या है कि जब पानी सूखा पड़ता है अच्छे से जब देश में, तब तुम धान कर सकते हो। हमारे यहाँ तो पगला गए थे लोग, तो वहाँ पर क्या हुआ, धान करा दिया, धान कर लिया, हर तीसरे दिन पानी, हर तीसरे दिन पानी, हर तीसरे दिन पानी, करते करते पानी करते करते कभी उन्होंने 20 से 22 तो पानी लगा दिए। लास्ट में जब उन्होंने 5 बीघा खेत को काटा तो धान कितने निकले? कितने निकले अंदाज लगाओ, कितने निकल सकते हैं? 45 किलो, मात्र 45 किलो। हाँ, तुम्हारे गांव की बात है, तुम्हारे गांव की बात है। 45 किलो धान निकले थे, बाद बाकी पतूसा जो, हाँ यही था। हाँ, अब उसमें क्या है कि अब यार टेम्परेचर जो जिसके सीजन का बनाया वो है, यही तो ट्रायल था, वो ट्रायल तुम यूज कर रहे हो। अब ये धान उस सीजन के लिए, उस जगह के लिए, जैसे गोरखपुर साइड है
वहाँ नदियाँ भी हैं, बारिश भी अच्छी से होती है 12 महीने। तो वहाँ पर क्या, वहाँ चावली तो वहाँ हो जाएंगे। अब तुम करें यहाँ पर, अब तो यार धान कहीं नीचे खेतों में होते हैं, आप तुम बूढ़ खेतों में कर दोगे तो क्या होगा फिर? कब तक पानी दोगे उसमें? क्या ना, मरने वाले को कब तक लकड़ियाँ दोगे? तो हिसाब है। सुनो, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब के सब कैसी फसलें हैं? रबी की जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में ये मूंगफली वाली होती है। बाद बाकी जो फसलें हैं ये वाली और जो फसलें हैं वो सब तिलहन फसलें हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट? आ गया। और कोई डांटो तो बताओ। गन्ने की बात करूं तो ये कोई किसी भी महीने रखेंगे, नहीं जायद में, नहीं रबी में। ठीक है, रबी में नहीं तो जायद में। लेकिन गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो। सैकरीन किससे निकलती है? गन्ना से। तो सैकेरम ऑफिस नेरम, ऑफिस नेरम, सैकेरम ऑफिस नेरम, इसका नाम है गन्ने का। उत्पादक क्षेत्र तो प्रदेश में मैंने कहा था तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है 90%। तो गन्ना उत्पादन दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो तराई क्षेत्र जो गंगा यमुना का दोआब है, ये वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा गंगा यमुना के बीच में जो अपना यही कासगंज, सोरों, बरेली, एटा, फिरोजाबाद और आगरा तक का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर गन्ना देखने को मिल जाएगा। बागपत वगैरह, ये मेरठ, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, यहाँ पर प्रमुख जिले हैं, यहाँ पर गन्ना अधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्र लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? 1 एकड़ में 5 बीघा और 1 हेक्टेयर में 12 बीघा। तो 2.2 मिलियन, मिलियन मतलब क्या था? लाख बोलते हैं ना हमको? अरे मिलियन को लाख ही बोलते हैं क्या? अरे फेसबुक वाले हो, 1 के बराबर क्या होता है? 1000। 1 एम बराबर क्या होता है? हाँ, वो इसी की बात कर रहा है, देख लो। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 2.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि प्रदेश के कुल कृषि योग्य लगभग का कितना है? 13%। जितना चावल उतना ही क्या प्रदेश का कितना, मतलब देश का कितना है? 13% नहीं, देश में तो 60% रखेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्र 2.2 मिलियन हेक्टेयर, जो कि प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि हमारी कितनी थी? जो कृषि योग्य भूमि है, जैसे मान लो उसमें से जो हिस्सा है वो 13% पर अकेला गन्ना होता है। 19-20 के अनुसार, क्योंकि ये 5 साल में रिपोर्ट आती है, 19-20 के अनुसार प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर, जहाँ पर देश के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 178.42 मिलियन टन यानी 50% गन्ना अकेला उत्तर प्रदेश कर रहा था। देश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश, और बाद बाकी और प्रदेश थे, बाद बाकी में और प्रदेश थे। अब बात करूँ आगे मैं अफीम की। उत्तर प्रदेश में अफीम भी हो जाती है, ध्यान रखना। अफीम का काम क्या होता है? जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं जो इंजेक्शन बनाते हैं बेहोशी वाले, या मेडिसन में इसका काम होता है। तो कुछ टेबलेट्स वगैरह बनती हैं, नींद की जो टेबलेट्स होती हैं उनमें अफीम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर के लिए, लेकिन गजेड़ी उसमें अलग रूप से लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ हो जाती है? तो बाराबंकी, गाजीपुर जो जिले हैं, यहाँ पर सरकार की निगरानी में यहाँ पर अफीम की जाती है। अफीम का होता है, ऐसा फूल होता है, ये फूल है, फूल मतलब इस प्रकार का फूल होता है, इस प्रकार का। अब इसमें क्या होता है? चीरा लगा देंगे ब्लेड से, इसमें गोंद आएगा, गोंद को पोंछ लेंगे किसी से और फिर डिबिया में बंद करते रहेंगे, वो हो जाती है अफीम। ठीक है, बाराबंकी, गाजीपुर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो पवर सोमनी फेरम नाम है इसका। बाराबंकी प्रदेश के बाराबंकी, गाजीपुर में सबसे ज़्यादा अफीम होती है। सबसे बड़ा उत्पादक जिला बताएं तो बाराबंकी इसमें, उसके बाद गाजीपुर। अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है वो भी गाजीपुर में ही है। जैसे मैंने जब आप पढ़ोगे ना, जैसे चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए आप ये देखोगे सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है? तो कुर्ग में मिलेगा, कर्नाटक में, कुर्ग में मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। और जहाँ जो फसल होगी वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और जो यहाँ पर फसल होगी वहाँ पर उसकी फैक्ट्री मिल जाएगी। फैक्ट्री में इसको रिसाइकल किया जाता है, मतलब एक छांटा जाता है अच्छे रूप में, और मतलब इसके तरीके निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी ब्रांड होती हैं, ए लेवल, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की। ठीक है, अब ए ग्रेड की सबसे महंगी होगी, ऐसे होता है। आम भी उत्पादन में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्पादक क्षेत्र लखनऊ में सबसे ज़्यादा आम होता है। लखनऊ को आमों की नगर भी कहा जाता है।
ठीक है, आमों का नगर। लेकिन उसके साथ साथ लखनऊ के साथ साथ बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर में भी इनके बाग मिल जाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा लखनऊ, उसके बाद बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद में इसके आमों के बाग मिल जाएंगे। किस्में की बात करें तो वैसे आम की किस्में तो 5000 किस्में हैं, 5000 किस्मों का आम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम बात करें अगर जो उत्तर प्रदेश में कितनी किस्में पाई जाती हैं, मुख्य किस्में, वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, मुख्य दशहरी सबसे ज़्यादा, लंगड़ा आम लखनऊ, रटौल, सफ़ेदा, चौसा और गुलाब खास, मलयालवादी, सफ़ेदा। मलयालवादी जो है वो लखनऊ का आम है। लंगड़ा आम और मलयालवादी आम दोनों के दोनों कहाँ गए हैं, लखनऊ के आम हैं। ठीक है, प्रदेश में उत्पादित आम को देश का विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि नवाबों का शहर लखनऊ, इसीलिए नवाब ब्रांड कहते हैं इस आम को। आमों की जो किस्म है उसे नवाब ब्रांड कहते हैं, आम को भी नवाब ब्रांड कहते हैं। जैसे तुम देखो ना, उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस पेठा कहाँ का है, आगरा का पंची पेठा। अब जैसे ही आप आगरा में जाओगे तो तुम हर दुकान में एक ही नाम पाओगे, पंची पेठा, पंची पेठा। अब शुरुआत में किसी ने ब्रांड बनाया पंची, तो उसी नाम से अब आगरा फेमस है, पंची पेठा नगरी, यानी आगरा पेठा नगरी यानी पंची पेठा। ऐसे लखनऊ था तो लखनऊ नवाबों का शहर था, लेकिन आमों का शहर भी है, तो लखनऊ में नवाब थे, इसलिए नवाब ब्रांड इसका नाम रख दिया। इस आम का नाम क्या रख दिया, नवाब ब्रांड। ठीक है, अब आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र, मतलब क्या है कि इसकी कलम बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई खट्टा आम है और खट्टे आम को बड़ा बनाना है, तो बड़े आम को खट्टे आम का जेनेटिक यानी जीएम किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाई। तो उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर या जो केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर है, वो लखनऊ शहर में ही है। ठीक है, लखनऊ शहर में, लखनऊ शहर में। आओ भाई आगे आओ। वहीं पर जब मैं अमरूद की बात करूं, अमरूद की बात करूं तो उत्पादक क्षेत्र प्रयागराज, कौशाम्बी और बदायूं, कानपुर। उसके बाद ये जो क्षेत्र हैं, किस्मों की बात करूं मैं, अच्छा, सफ़ेदा, हाफजी, करेला, प्रयागराज, सफ़ेदा, लखनऊ, उनचा, सरदार, ललित, सुरगा, ये इसके नाम हैं। सबसे ज़्यादा प्रयागराज में होता है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण या प्रयोग केंद्र भी प्रयागराज शहर में, क्योंकि अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रयागराज शहर में होता है अमरूद, जिसे हम लोकल भाषा में सपड़ी बोलते हैं, सपड़ी। चलो, अन्य कुछ फसलें इस प्रकार हैं कि आंवला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। आंवला के लिए जीआई टैग भी मिला है प्रतापगढ़ का आंवला। उसके बाद संतरा की बात करें तो सहारनपुर, बुंदेलखंड कुछ जनपद हैं। वहीं लीची की जब बात करूं तो सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा उत्पाद है इसका। सफ्तालू की बात करूं तो लखनऊ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और तरबूज की बात करूं तो गंगा, सरयू, गोमती नदी घाटी में तरबूज सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। गंगा यमुना के दुआ में भी आपको तरबूज मिलेगा। जो शिवाला की बात करता हूँ मैंथा की, तो बाराबंकी, बदाऊं, रामपुर और कन्नौज में ये पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आगे अब क्वेश्चनों की बारी है तुम्हारे, अब क्वेश्चन लगाएंगे आप। उससे पहले ये देख लें एक चीज़ कि सन 1974 में बागवानी उद्यान फसल को बढ़ावा देने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का गठन किया गया था सन 1974 में। ठीक है, भारत का पहला बागवानी कॉल सेंटर केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, कहाँ पर, लखनऊ में, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना, 1974 में पहली बार बनाया गया था फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक हेडक्वार्टर, जो पहला बागवानी कॉल सेंटर बनाया गया था। अब मैं बात करता हूँ पशुपालन की, तो कृषि के साथ पशुपालन जो कि एक योगदान रखता है, जिसे हम मिश्रित कृषि बोलते हैं। सन 1944 में राज्य में राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की एक स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था पशु संपदा का संरक्षण। पशु संपदा का संरक्षण से मतलब है कि पशुओं की एक किस्म बनाना या जेनेटिक डेवलप करना उनको। और प्रमुख गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 68.0 मिलियन थी। उत्तर प्रदेश में पशुधन की संख्या के मामले में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रखता है। जिसमें गाय की बात करूं तो प्रदेश के कुल पशुधन में गौवंश की संख्या 19 मिलियन है, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का देश में दूसरा स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल में गाय ज़्यादा है। अब भैंस में की बात करूँ तो भैंस में पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है 33 मिलियन के साथ। 19 मिलियन गाय हैं और 33 मिलियन हमारी उत्तर प्रदेश में भैंसें हैं। गाय भैंस की बात कर ली, गाय भैंस दूध में ज़्यादा अपना योगदान देती हैं, इसीलिए गाय भैंस की बात करेंगे, आगे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें।
गोरखपुर, मुजफ्फरनगर एवं लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में पशु टीका का उत्पादन पशु जैविक औषध संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया। ये प्रमुख में डालने आप। उसके बाद है तुम्हारे क्वेश्चन उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित योजना ये कार्यक्रम चलाए गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात में चलाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चलाए गए। उनको आप नज़र कीजिए। 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में प्रदेश के 3 जनपदों में जैसे वाराणसी, मेरठ, बलिया ऑपरेशन फ्लड 1 में प्रारंभ किया गया। सन 1976 में प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग की एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में स्थापना की गई। उद्देश्य इसका था प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्धशाला का विकास करना था। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना 1993 से 94 के बीच में लागू की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना थी। उद्देश्य था प्रदेश के पिछड़ा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार सृजित करना था। इतना क्लियर हुआ? नहीं हो तो ऑनलाइन वाले स्लिट वो मान लें और तुम्हारे पास तो पीडीएफ पहुंच जाएगी। बाद बाकी ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? मतलब जो दूध से संबंधित था, तो बर्गेज कुरियन। सन 1938 में देश में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। कानपुर में नवीन डेयरी पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है अभी हाल ही में। कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट की स्थापना की सपा सरकार में, समाजवादी पार्टी में काऊ मिल्क प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हाल ही में और इससे पहले के जो वो हैं कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं कार्यक्रम चलाए गए। किसान मित्र योजना, इसका उद्देश्य था कि किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराना। 18 जून 2001 को चलाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से सन 2002 में यहाँ पर प्रारंभ हुई, जो केसीसी जिससे बोलते हैं, किसानों के लिए एक लोन। उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना। किसान सेवा रथ 2010 से 11 चला गया। इसमें उद्देश्य दूरस्थ निवास करने वाले किसानों को कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना। उसमें एक टीम होगी और टीम गांव-गांव में जाकर क्या करेगी, मिट्टी को चेक करेगी, किसानों को जागरूक बनाएगी कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल की जाए। किसान वही योजना जो 1992 से लागू हुई, जिसमें किसानों की जोत का आकलन किया गया। ये जानकारी होती है किसान कितना सही खेत जोत रहा है, मतलब कितनी खेत उपजाऊ हुआ है और कितना नहीं, जिसे जोत वही या पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन करना था। उत्तर प्रदेश राज्य बीमा प्रमाणीकरण संस्था 5 अक्टूबर 1976 को स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था बीजों की आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता व अंकुरण क्षमता को मानकों के अनुरूप बनाए रखने पर बीज जनित बीमारियों को नियंत्रण करना था। यहाँ पर जब मैं आगे की बात करूं तो आगे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी लिया गया। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1978 में की गई। ठीक है, नोट डाउन करते जाएं। कृषि पार्क क्या होता है? तो किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी एवं सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए गए। तो कहाँ किए गए? लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, और यहाँ पर कृषि पार्क, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि से संबंधित उच्च दाम मिलने के लिए, यानी कि खेती का जो किया है उसका अच्छा दाम मिल सके। अच्छा, प्रदेश में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो देश के, यहाँ स्टार लगा दूं, देश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी उपजाऊ जमीन है उसका देश का 15% कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में रखता है। गेहूं, गन्ना एवं आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश के यहाँ पर है, पहले स्थान पर है। वहीं प्रदेश में गन्ना का अधिक उत्पादन होने के कारण प्रदेश को क्या कहते हैं हम? शक्कर का प्याला कहा जाता है। प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़, जिससे केसर की खेती की जाती है। यहाँ पर गाजियाबाद में आलू अनुसंधान है, मतलब आलू के लिए जो वैरायटी तैयार की जाती है वो है। बाबूगढ़ की स्थापना की गई आलू एवं अन्य साग सब्जियों के अनुसंधान के लिए। कहाँ पर क्या गया? ये गाजियाबाद में। प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, जैसे लखनऊ, सहारनपुर एवं आगरा। मतलब जो पश्चिम के लिए आगरा, उत्तर के लिए सहारनपुर और पूर्व के लिए लखनऊ। जैसे किसी प्रदेश में हमको अपनी सब्जियां भेजनी है, आप कोई मान लो कृषि के लिए कोई चीज़ भेजनी है, तो सबसे बड़ी मंडियाँ कहाँ पर है? लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। ये पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम।
पश्चिम दक्षिण दोनों में काम करेगा। आगरा कृषि निर्यात क्षेत्र में आलू के लिए प्रसिद्ध है। समस्त आगरा मंडल का आलू आगरा से कहाँ पर जाएगा, आगरा के नाम से फेमस होगा। मतलब जैसे मुंबई जा रहा है तो ये कहेगा कि आगरा से आलू आया है, यानी ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है अन्य प्रदेशों में। वहीं दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, ये स्थापित किया गया। वहीं कन्नौज पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, इत्र। कन्नौज नगरी इत्र के लिए फेमस है, यानी मशहूर है। वहीं जब मैं बात करूं क्षेत्र और उनकी प्रसिद्ध किस्में, तो जब मैं लखनऊ की बात करता हूं तो मलियाबाद दशहरी आमों के लिए मशहूर है। वहीं जब मैं बात करता हूं वाराणसी लंगड़ा आम के लिए फेमस है। वहीं मेरठ बागपत रटौल आम के लिए, और सहारनपुर सफेदा और चौसा आम के लिए मशहूर है। ये भी ध्यान रखें, आमों की किस्में पूछ ली जाती हैं और पूछी भी गई हैं। यहाँ पर कोई भी अलग से नहीं है, जो पूछा गया वो है या फिर जो पूछा जा सकता है वो है। जो पूछे गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसका सही आंसर आप दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देश के कुल खाद्यान्न समझ रहे हैं ना आप विनोद? खाने वाले तो अब यही बात होगी ना, पीने का मतलब समझ रहे हो? हाँ सर, क्या तो वही तो शाम को लाइन लगानी पड़ती है। पीने का मतलब दूध भी होता है, पानी भी होता है। खाने का मतलब बहुत कुछ होता है। खाद्यान्न फसलों की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है भाई, कितना है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन करता है? गेहूं का। सही आंसर। आगे बोलिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, वैसे तो गन्ना है, गन्ना गेहूं दोनों हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात करें तो यहाँ पर गन्ना लगाना पड़ेगा तुम्हें। वैसे गेहूं भी है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा? गन्ना। पूछो क्यों? क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे तो यही है, दोनों ही लगा दूँ ज़्यादा बेटर, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया नहीं है। वैसे मैं तो गन्ना ही लगाऊंगा, ठीक है। और जो सही किया गया था ना, सही आंसर वो गन्ना किया गया था, जो आयोग ने किया वो गन्ना किया, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मतलब उत्तर प्रदेश की फसलों में 90% गन्ना तराई क्षेत्र में होता है, और टोटल का 60% लगभग अभी के आंकड़े के हिसाब से, 24 के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है कब से कब तक? खरीफ की बात कही गई है जून जुलाई के दौरान। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो यहाँ पर खाद्यान्न। मसाले तो केरल में चले जाएंगे, ठीक है। आगे आओ। आगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, मतलब जो बेची जाती हैं जिससे पैदावार होती है। तो गन्ना, जूट तो होती नहीं ज़्यादा, गन्ना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा है ना, तो जूट भी आती है जी, लेकिन जूट पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? प्रतापगढ़। सही आंसर। यूपी पीसीएस से नीचे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बस छोटी छोटी तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन कितनी बार पूछेगा लाइन लग जाएगी। ये क्वेश्चन वो लिखाए गए यहाँ पर कि जो बड़ी परीक्षा में पूछे गए, छोटी तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिए गए, ठीक है। भारत में इनमें से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे अगला क्वेश्चन, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, कौन सी है? द्वितीय। पहला कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, यानी उत्पादक है? इनमें से, इन चारों में से बताना है, चावल, जौ, आलू या मक्का। इनमें सबसे ज्यादा क्या करता है? चावल। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितना? देश का कितना है? 15%। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था, और वहाँ पर क्षेत्र भी पूछे गए, लिखवाए गए थे, लिखवाया जाता है ऐसे मेंस में। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को संपूर्ण देश में अग्रणी है? आओ। गेहूं, जौ, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, आलू। तो गेहूं, गन्ना, आलू हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किस में? दलहन में। द्वितीय, बाद बाकी सब में फर्स्ट है। एली है, एली।
आओ आगे। उत्तर प्रदेश, जीतू भाई हवाई नहीं आई। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू किया गया था? किसान वही दांत निकाल लेंगे 1992 में पूछा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, किसान पार्क, बताएं कहां पर है? हाँ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? आगे। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कहां पर है? कोई ठंडा इलाका होगा, हिमाचल से लगा है। आ गया। अगला क्वेश्चन है, चलो आगे पूछो। हाँ भाई, इनमें से कौन सा ही सुबह लेता है बताना है। ये ऑप्शन है तुम्हारे, ये वाले दो को सुनहरी खाद्यान्न से है गलत, नीली कुक्कुट पालन से है गलत, श्वेत दूध से सही बात है, हरित वन से गलत। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, सिर्फ एक जिला है वो अलीगढ़। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मछली पालन। क्वेश्चन वही है ना जो थ्योरी में थे। मैंने थ्योरी कैसे सेट की है मालूम है? जो मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे, जो पूछे गए उस हिसाब से मैं थ्योरी सेट की है। आज समझ लो थ्योरी सेट करने में कितना टाइम लगा होगा। आगे बस हमारा होता है यहीं पर दी एंड। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बोल कर या लिखा कर जो मैं पढ़ाता तो मुझे नहीं लगता ये 3 घंटे या 3 दिन में कवर हो पाता। इसीलिए मैं भी लगा रहा तूफान की तरह। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया कहीं भी तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं बारी बारी से। बताओ कोई भी, सब गए? हाँ बिल्कुल, अलीगढ़ में केसर हो जाती है। एकमात्र जिला है जो अलीगढ़ जिसमें केसर हो जाती है। आप क्या समझ रहे थे जाफरानी की खेती सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती है कि उत्तराखंड में ही होती है? बस हमारा अलीगढ़ में भी केसर हो जाती है, लेकिन ये वाली केसर जावित्री वाली केसर होती है, वो वाली जाफरान वाली केसर नहीं, जावित्री वाली। हम भी लाए थे केसर, हमारे यहाँ पर हो गई थी, लेकिन उसमें महकी ही नहीं थी जो ओरिजिनल केसर होती है वो वाली। जावित्री जिसे बोलते हैं ना वो वाली केसर थी। और कोई डाउट? लाला